मधु बेसुध बैठी अभी भी उसी रात के बारे में सोच रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक सुनते ही वो कांप उठी और घबराई नजरों से दरवाजे की ओर देखने लगी। दरवाजे पर एक बार फिर से दस्तक हुई। वो तुरंत फर्श से उठी और जल्दी से बिस्तर पर जाकर लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दरवाजे पर खड़ी शालिनी ने कुछ देर नॉक किया और फिर दरवाजा खोलकर अंदर आई। मधु को बेड पर लेटा देख वो मुस्कुराते हुए बोली, लगता है थक गई है, आराम ही करने देती हूँ, करण के साथ डिनर कर लेगी। उसने फिर से दरवाजा बंद किया और वहीं से वापस लौट गई। उसके जाते ही मधु बेड से उठी और बालकनी का दरवाजा खोलकर बाहर आई। वो वहीं एक दीवार से टिककर करण का इंतजार करते हुए अभी भी उस रात के हादसे के बारे में सोच रही थी। दूसरी ओर करण ने अपना काम खत्म किया और अपने कैबिन से बाहर आया। वो तेजी से ऑफिस के बाहर जाने लगा। तभी आदि दौड़ता हुआ आया और बोला, 1 मिनट सर। क्या हुआ आदि? करण ने रुककर पूछा। तो आदि उसके सामने आकर बोला, सर प्लीज बस आधा घंटा और रुक जाइए। मिस्टर गिल कल सुबह की फ्लाइट से 15 दिनों के लिए लंदन जा रहे हैं, इसलिए उन्हें आज ही ब्लूप्रिंट्स देखने हैं। वो बस आ ही रहे हैं। करण ने कुछ पल सोचा और फिर अपनी घड़ी में वक्त देखते हुए बोला, ठीक है चलो। आदि ने सुकून की सांस ली। तभी उसे मिस्टर गिल आते हुए नजर आए। उन्हें देखते ही वो करण से बोला, सर मिस्टर गिल आ गए। करण ने भी तुरंत पलटकर देखा तो मिस्टर गिल उसकी ओर हाथ बढ़ाकर बोले, हेलो मिस्टर खुराना। हेलो मिस्टर गिल, करण उनसे हाथ मिलाकर बोला और फिर उसने उन्हें अपने कैबिन की ओर चलने का इशारा किया। तीनों करण के कैबिन की ओर चल दिए। इधर रणबीर जोया से मिलने उनके कोठे पर पहुंचे तो वो मोमबत्ती जलाकर रोशनी कर रही थी, पर रणबीर को देखते ही उसके हाथों से मोमबत्ती छूट गई और वो उनकी ओर दौड़ पड़ी। जमीन पर पड़ी मोमबत्ती पर उसका दुपट्टा पड़ते ही दुपट्टे में आग लग गई, पर जोया को होश ही नहीं रहा। रणबीर ने जैसे ही दुपट्टे में लगी आग देखी तो जोया की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने तुरंत उस जलते हुए दुपट्टे को उसके गले से उतारकर जमीन पर फेंका और अपने जूतों से उसमें लगी आग बुझाने लगे, पर जोया उन्हें देखकर मुस्कुराए जा रही थी। पर तभी रणबीर ने गुस्से में उसकी दोनों बाहें पकड़ी और उसे अपने करीब लाकर बोले, दिमाग खराब है आपका, ऐसे कोई भागता है क्या? अभी आपको चोट लग जाती तो? जोया मुस्कुराते हुए उनके सीने से लगकर बोली, आपके होते हुए हमें कुछ हो सकता है क्या? प्लीज जोया, आगे से ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा जो वक्त से पहले ही हमारी जान ले ले। रणबीर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोले। जोया ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और बोली, नहीं करेंगे, पर आपको हमसे एक वादा करना होगा कि आगे से आप अपनी जान जाने वाली बात दोबारा कभी नहीं करेंगे। रणबीर बिना कुछ कहे उसे एकटक देखने लगे। जोया ने मुस्कुराते हुए उनकी बाह को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उन्हें अपने कमरे की ओर ले जाने लगी। तभी रणबीर ने उसकी ओर देखकर पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि जब आपको डॉक्टर ने सिर्फ आराम करने के लिए कहा है तो आप बाहर शम्मा क्यों जला रही थी? आपके लिए, जोया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रणबीर बहुत प्यार से उसे देखने लगे। जोया ने उनकी बाह पकड़कर उन्हें बेड पर बैठाया और बोली, हम जानते थे कि आप हमसे मिलने आ रहे हैं, तो बस आपके स्वागत के लिए ही हम ये सब कर रहे थे। देखिए, रणबीर ने भी अपना ध्यान उस पर से हटाया और कमरे को देखने लगे। पूरा कमरा फूलों और मोमबत्तियों से सजा हुआ था। रणबीर के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जोया बहुत प्यार से उनके गालों को छूकर बोली, हम जानते हैं कि आप डॉक्टर साहब से मिलकर आ रहे हैं, बस इसलिए आपके चेहरे पर ये उदासी है, वरना हमें पूरे 1 हफ्ते बाद देखकर आपका चेहरा तो फूल सा खिल जाना चाहिए था। क्या कहा डॉक्टर ने? कितने दिन और जी सकेंगे हम? रणबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बेड से उठे और उन्होंने टेबल पर रखे घुंघरुओं को उठाकर जोया की ओर देखकर पूछा, आज इतने दिनों बाद इन्हें अपनी अलमारी से बाहर निकालने की वजह जान सकते हैं हम? जोया उनके पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, जरूर जान सकते हैं, पर अपने सवाल का जवाब जानने से पहले आपको हमारे सवाल का जवाब देना होगा। बोलिए ना ठाकुर साहब, क्या कहा डॉक्टर ने? रणबीर ने उसकी ओर देखा। बिल्कुल नहीं बताएंगे, पहले आप हमें ये बताएंगी कि आपने तो हमसे वादा किया था कि ये घुंघरू अपने पैरों में कभी नहीं बांधेगी, तो फिर आज ये हमें आपके कमरे में नजर क्यों आ रहे हैं? जोया कुछ कह पाती उसके पहले ही एक लड़की अंदर आकर बोली, बाजी आपने जो ठाकुर साहब के लिए अपने हाथों से इनका पसंदीदा खाना बनाया है वो ले आऊं? ये सुनकर रणबीर हैरानी से जोया को देखने लगे। हाँ नूर, जल्दी से ले आए, ठाकुर साहब इस वक्त बहुत गुस्से में है।
और इनका गुस्सा तब तक कम नहीं होगा जब तक कि ये हमारे हाथों से बना खाना नहीं खा लेंगे। जोया मुस्कुराते हुए रणबीर की ओर देखकर बोली, पर रणबीर ने परेशान होकर अपना मुंह फेर लिया। नूर भी वापस चली गई। दूसरी ओर करण काम खत्म करके अपने घर पहुंचा। बालकनी में खड़ी मधु ने जैसे ही उसकी गाड़ी देखी तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। करण हाथों में ढेर सारे रेड रोजेस लिए अपनी गाड़ी से बाहर आया तो मधु पलटकर भागी और अपने कमरे से बाहर आई। करण जैसे ही घर के अंदर आया तो उसने देखा कि मधु बहुत तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ रही थी। करण उसे देखकर मुस्कुरा दिया। मधु जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंची तो नीचे खड़े करण को देखकर उसके परेशान चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उसे देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे आने लगी। करण भी उसे देखते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा, पर मधु 4 सीढ़ियां ही उतरी थी कि तभी अचानक उसका सिर चकराने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। उसे करण भी धुंधला सा दिखाई दे रहा था। वो खुद को संभाल नहीं पाए और लड़खड़ाने लगी। करण ने जैसे ही उसे लड़खड़ाते देखा तो उसकी ओर दौड़ते हुए जोर से चीखा, मधु। वो गिरने ही वाली थी पर करण ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। मधु उसकी बाहों में ही बेहोश हो गई। करण की आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी अपने कमरे से बाहर आ गए। मधु, मधु क्या हुआ? करण ने मधु की गाल को थपथपाते हुए पूछा। शालिनी और पूजा भी भागती हुए करण के पास आ गई। क्या हुआ करण? शालिनी ने परेशान होकर पूछा तो करण ने मधु को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने कमरे में ले जाते हुए बोला, मम्मा इसे बहुत तेज बुखार है। ये सुनकर घर के सारे लोग परेशान हो गए। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। आरव इतना कहकर सीढ़ियों से नीचे आया और उसने लैंडलाइन से डॉक्टर को फोन किया। करण ने रूम में आते ही मधु को बेड पर लेटाया और उसकी हथेली मसलते हुए बोला, मधु प्लीज अपनी आंखें खोलो, मधु। तभी शालिनी उसके सिरहाने आकर बैठी और उसके माथे पर हाथ लगाकर बोली, इसे तो सच में बहुत तेज बुखार है, बदन बुखार से तप रहा है इसका। भाभी मैं ठंडा पानी लेकर आती हूँ। ठंडे पानी की पट्टी रखेंगे तो फीवर जल्दी उतर जाएगा। इतना कहकर पूजा जाने लगी, पर तभी रोशनी बोली, मैं लेकर आती हूँ मैम साहब। पूजा ने सिर हिलाया तो रोशनी भी वहां से चली गई। उसके जाते ही शालिनी परेशान होकर बोली, मैं मधु को डिनर के लिए बुलाने आई थी तो ये सो रही थी तो मुझे लगा थक गई है, पर मुझे नहीं पता था कि इसे फीवर है। करण ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस परेशान सा मधु को देख रहा था। मॉल और ऑफिस में तो बहुत खुश थी, फोन पर बात करते टाइम भी ठीक ही थी, तो फिर अचानक से इसे इतना तेज फीवर कैसे आ गया? करण मन ही मन बोला। सभी रोशनी ठंडा पानी लेकर आई। शालिनी मधु के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी। ये सब देखकर शांति मन ही मन बोली, सब लोग इस लड़की के लिए ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे ये अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही हो। वो मधु को घूरते हुए वहां से चली गई। उनके जाते ही वनराज ने करण से पूछा, करण तूने बहू को शेयर्स वाली बात बता तो नहीं दी? हो सकता है बहू ने इसी बात का टेंशन दिमाग पर ले लिया हो। नहीं बड़े पापा, मैंने मधु को कुछ नहीं बताया। करण ने तुरंत सफाई दी और सोच में पड़ गया। तब भी बलदेव उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, रिलैक्स बेटा, शादी के बाद इतना कुछ हो गया है, बहू ठीक से रेस्ट नहीं कर पाई होगी, बस इसलिए फीवर आ गया होगा, डॉक्टर भी आते ही होंगे, सुबह तक मधु ठीक हो जाएगी। पर करण अभी भी परेशान सा मधु को देख रहा था। तभी आरव डॉक्टर को लेकर वहां आ गया। करण तुरंत मधु के पास से उठ खड़ा हुआ। तभी शालिनी बोली, डॉक्टर साहब मधु शाम तक तो ठीक थी, फिर अचानक से इसे इतना तेज बुखार कैसे आ गया? डोंट वरी, मैं देखती हूँ। इतना कहकर वो मधु का चेकअप करने लगी। करण वही हाथ की घड़ी बांधे मधु को देखकर परेशान हो रहा था। वो फिर से मन ही मन बोला, मधु मुझसे कुछ कहना चाहती थी, पर क्या? करण फोन पर हुई मधु और उसकी बातों के बारे में सोचने लगा। तभी डॉक्टर बोली, डोंट वरी, बस फीवर है और बीपी थोड़ा कम हो गया है, इन्हें ड्रिप लगानी पड़ेगी और मैं कुछ मेडिसिन भी लिख लेती हूँ, टाइम पर देते रहिएगा, सुबह तक फीवर कम हो जाएगा। डॉक्टर ने तुरंत एक पर्ची पर दवाइयाँ लिखकर करण को दी और बोली, ये मनवा लीजिए और दिन में 3 बार ये दवाइयाँ देते रहिएगा। इसे होश कब तक आएगा डॉक्टर? करण ने परेशान होकर पूछा। उन्होंने मधु को ड्रिप लगाते हुए जवाब दिया, फीवर कम होते ही इन्हें होश आ जाएगा, होश में आते ही इन्हें कुछ हल्का खाना खिलाकर मेडिसिन दे दीजिएगा। आरव ने उसके हाथ से पर्ची ली। मैं पाटिल से दवाइयाँ मंगवा लेता हूँ। डॉक्टर फिर से बोली, मैं कल सुबह फिर से आकर चेकअप कर लूंगी, आप ड्रिप का फ्लो चेक करते रहिएगा।
करण ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अतुल डॉक्टर को दरवाजे की ओर हाथ दिखाते हुए बोला, आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। डॉक्टर अतुल के साथ बाहर चली गई। उनके जाते ही शोभा शालिनी से बोली, शालू आप करण का खाना उनके कमरे में ही ले आइए। दादी मुझे भूख नहीं है, बहुत रात हो गई है, आप सब भी जाकर सो जाइए। मैं हूँ मधु के पास, करण अपनी दादी की ओर देखकर बोला। करण को परेशान देखकर कोई कुछ नहीं बोला। शालिनी ने सबको जाने का इशारा किया तो सब एक एक करके जाने लगे। सबके जाते ही करण फिर से मधु के पास बैठा और उसने शालिनी से पूछा, मम्मा मधु जब घर आई थी तब ठीक थी ना? हाँ करण, वो बिल्कुल ठीक थी। आदि जब उसे घर छोड़कर गया तो उसने आते ही सबको गिफ्ट्स दिए और फिर खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। फिर जब मैं उसे डिनर के लिए बुलाने उसके कमरे में आई तो वो सो रही थी। मुझे लगा थक गई होगी इसलिए रेस्ट कर रही है, बस यही सोचकर मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने सोचा कि जब तुम आओगे तो साथ में डिनर कर लोगे। वो मधु की ओर देखकर बोली। करण मधु के पास बैठा और बोला, बहुत रात हो चुकी है मम्मा, प्लीज आप भी जाकर आराम कीजिए। तू बहुत थक गया होगा करण, तू सो जा, मैं हूँ मधु का ख्याल रखने के लिए। और हाँ, मैं तेरे लिए खाना गर्म करके लाती हूँ, चुपचाप खा ले वरना मधु को अच्छा नहीं लगेगा। मम्मा मुझे सच में भूख नहीं है, अगर भूख लगेगी मैं खुद खा लूंगा, आप प्लीज जाकर सो जाए। पर करण तू अकेले, शालिनी ने इतना कहा ही था कि करण उन्हें टोकते हुए बोला, मम्मा आप ही कहती हैं ना कि मुझे एक पति होने की जिम्मेदारी निभानी सीखनी होगी, तो प्लीज आप जाइए और मुझे मधु का ख्याल रखने दीजिए। अगर मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद आपको बुला लूंगा, प्रॉमिस। शालिनी कुछ पल सोचकर बोली, अच्छा ठीक है, तू अपनी पत्नी का ख्याल रख और अगर तुझे मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। करण ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया तो शालिनी ने मधु के गाल को छुआ और फिर करण की ओर देखते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही करण ने परेशान होकर मधु की ओर देखा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मधु कि ये नॉर्मल बुखार नहीं है, कुछ बात जरूर है जो तुम्हें परेशान कर रही है, क्योंकि जहां तक मैंने तुम्हें जाना है, जब तुम बहुत ज्यादा अपसेट होती हो तो तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन का साथ नहीं देता और तुम खुद को संभाल नहीं पाती हो। उसे वो पल याद आया जब उसने मधु को ट्रेन के नीचे आने से बचाया था। उसे ये याद आया कि जब उसने उदयपुर में उस आदमी को देखा था तब भी मधु बेहोश हो गई थी। करण को हर वो लम्हा याद आने लगा जब मधु को उसने अपनी बाहों में बेहोश देखा था। वो उसे एकटक देखते हुए उसके माथे की पट्टी चेंज करने लगा। वो बीच बीच में ग्लूकोज का फ्लो भी चेक कर रहा था। दूसरी ओर जोया रणबीर के हाथ भुलाते हुए बोली, हम करण के लिए बहुत खुश है, कम से कम उनकी मोहब्बत तो मुकम्मल हो गई। भगवान उन्हें उनकी मधु से कभी दूर न करे, हमेशा साथ रखे। रणबीर ने मुस्कुराते हुए उसके दुपट्टे से अपने हाथ पोंछे और बोले, हाँ जोया, शादी में जो कुछ भी हुआ उससे हम करण के लिए बहुत खुश है। आपको पता है मधु बहुत अच्छी लड़की है और हम जानते हैं कि वो करण को हमेशा खुश रखेगी और करण वो भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। हमने तो मधु को अपनी बहन मान लिया है। उनकी बातें सुनकर जोया मुस्कुरा दी। वैसे मधु खूबसूरत भी बहुत है। आपने जब उनकी और करण की तस्वीरें हमें भेजी थी तो हमें लगा जैसे भगवान ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है, जोया मुस्कुराते हुए बोली। रणबीर भी मुस्कुरा दिए। उन्होंने टेबल पर रखी मेडिसिन उठाई और उन्हें देते हुए बोले, करण ने आपकी सारी रिपोर्ट्स लंदन के एक बहुत बड़े कैंसर हॉस्पिटल में भेजी है और हमारा दिल कहता है कि जब हम आपको वहां ले जाएंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर जोया हंस पड़ी। ठाकुर साहब, हम और आप दोनों जानते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। दुनिया का कोई डॉक्टर अब हमें नहीं बचा सकता। ये सुनकर रणबीर ने तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। प्लीज जोया, ऐसी बातें फिर कभी मत कीजिएगा। आप अच्छे से जानती है कि हम आपके बिना नहीं जी सकते हैं। जोया ने बहुत प्यार से उनके चेहरे को छुआ और बोली, ठाकुर साहब, हम आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मरने के बाद भी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपकी मोहब्बत बनकर। इसलिए हमें रोते हुए रुखसत मत कीजिएगा, मुस्कुरा कर कीजिएगा। ऐसी नौबत ही कभी नहीं आएगी जोया, क्योंकि हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। तभी रणबीर आंखों में आंसू लिए बोले। जोया ने बहुत प्यार से उनके आंसू पोंछे और उन्हें बैग पर बैठाते हुए पूछा, आप जानना चाहते थे ना कि हमने आज ये घुंघरू क्यों निकाले हैं? रणबीर एकटक उसे देखने लगे। जोया ने सामने टेबल पर रखे घुंघरुओं को उठाया और बोली, आप जानते हैं ना ठाकुर साहब कि हमारी बदकिस्मती हमें इस कोठे पर ले जरूर आई है।
पर हम तवायफ नहीं है, हमें आपके अलावा कभी किसी ने नहीं छुआ। आपसे बिछड़ने के बाद इन घुंघरुओं ने ही हमें एक बार फिर आपसे मिलवाया था। ना ये घुंघरू उस रोज बाजार में गिरते और ना आप हमारा पीछा करते हुए कोठे तक आते। उस दिन आपको उस कोठे पर देखकर हम हजारों मौत एक साथ मरे थे जोया। जिस लड़की ने हमें बचाया वो हमारी वजह से यहाँ पहुँच गई। किस्मत ने हमें हमारा खोया हुआ प्यार लौटाकर भी नहीं लौटाया। इतना कहते हुए रणबीर की आंखों में एक बार फिर आंसू भर आए। जोया उनके आंसुओं को पोंछकर बोली, आपकी खातिर हमने इनका साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया है, तो फिर ये उदासी क्यों? हम इन घुंघरुओं को बस इसलिए देख रहे थे क्योंकि हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि इनकी वजह से ही हम फिर से आपसे मिले थे। पर आज जब हमारे पास चंद सांसें बची है तो हम बस एक आखिरी बार इन्हें पहनकर दिल खोलकर नाचना चाहते हैं। पर अगर आपकी इजाजत हो तो। रणबीर ने उसके हाथों से घुंघरुओं को लिया और उन्हें टेबल पर रखते हुए बोले, आज नहीं जोया, क्योंकि आज हम आपको इतने दिनों बाद देख रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, इन घुंघरुओं के साथ नहीं। उन्होंने जोया को अपने सीने से लगा लिया, पर जोया को खो देने का ख्याल अभी भी उन्हें परेशान कर रहा था। इधर शालिनी परेशान बेड पर बैठी थी और बलदेव उसकी बगल में ही सो रहे थे। वो मधु और करण के बारे में सोचकर बहुत परेशान थी। सो जाओ शालू, रात के 2 बज रहे हैं। तभी बलदेव बिना अपनी आंखें खोले बोले। शालिनी ने तुरंत उनकी ओर देखा। मधु की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे पता है कि करण भी उसकी फिक्र में अब तक नहीं सोया होगा। बलदेव ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठे। शालू, मधु को सिर्फ फीवर है और डॉक्टर ने कहा ना कि वो सुबह तक ठीक हो जाएगी। और रही बात तुम्हारे बेटे की, तो वो तो निशाचर है, देर रात तक जागता है और सुबह देर तक सोता है। मेरा बेटा पूरा खुराना कंस्ट्रक्शन अकेले संभाल लेता है, फिर भी आपको उससे शिकायत है। शालू गुस्से में भड़की तो बलदेव मुस्कुरा दिए। शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बस बात कर रहा हूँ शालू। हमारा बेटा थोड़ा अकड़ू जरूर है, पर अपनी हर जिम्मेदारी अच्छी से निभाता है। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो अपना और मधु का अच्छे से ख्याल रखेगा। शालिनी परेशान होकर बोली, पता नहीं मेरे बेटे को किसकी बुरी नजर लगी है, इतनी मुश्किल से उसकी जिंदगी में खुशियां आई है। बहुत खुश है वो मधु से शादी करके, पर शादी के बाद भी उन दोनों की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं लेती। बलदेव कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए और बोले, शालू, क्यों ना हम बच्चों को हनीमून के लिए देश से बाहर भेज दे। शालू एकटक उन्हें देखने लगी तो बलदेव फिर से बोले, शालू, वैसे भी तो हम उन्हें हनीमून के लिए भेजने ही वाले थे, तो मधु के ठीक होते ही भेज देते हैं। मैं अतुल से कहकर कल ही करण और मधु के लिए यूरिक जाने के लिए टिकट्स बुक करवा देता हूँ। हम उन दोनों को 1 महीने के लिए यूरिक भेज देते हैं। शालिनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो तुरंत बोली, हाँ यही सही रहेगा, यहाँ तो करण काम में बिजी रहेगा, हम उन्हें हनीमून के लिए ही भेज देते हैं। दोनों कुछ दिन अकेले एक साथ सबसे दूर रहेंगे तो उनका रिश्ता और गहरा हो जाएगा, फिर कोई उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। बलदेव मुस्कुराते हुए बोले, अब तो सो जाओ, सुबह हम दोनों अतुल से बात करेंगे। शालिनी बहुत खुश हुई और बेड पर लेट गई, पर फिर उसे अचानक कुछ याद आया और वो तुरंत बोली, पर माँ तो करण की शादी की खुशी में रिसेप्शन पार्टी थ्रो करने की तैयारियों में लगी हुई है। वो सबको हमारे करण की पत्नी से मिलवाना चाहती है, तो कोई बात नहीं, हम माँ से पूछ लेते हैं कि वो पार्टी कब रख रही है। हम पार्टी के अगले दिन के टिकट्स बुक करवा लेंगे। शालिनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, जैसे उनकी सारी चिंता पल भर में छूमंतर हो गई हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर मधु को होश आने लगा। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली और अपने आसपास देखा तो करण उसके सिरहाने उसका हाथ थामे बैठे हुए ही सो रहा था। मधु के हाथ में सुई लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा था। उसने जैसे ही अपने हाथों से सुई निकाली तो उसकी आवाज सुनकर करण की नींद खुल गई। मधु, क्या कर रही हो? ये सुई क्यों निकाली तुमने? करण उसकी हथेली पकड़ते हुए बोला, पर मधु ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उठने की कोशिश करते हुए बोली, करण, मुझे आपको कुछ बताना है। पर करण उसे फिर से लेटाते हुए बोला, तुम्हें जो भी कहना है ठीक होने के बाद कहना, फिलहाल चुपचाप आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं ठीक हूँ करण, कुछ नहीं हुआ है मुझे, पर अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी और मैंने अपने दिल की दिल में रखी तो फिर मैं जरूर मर जाऊंगी। मधु के इतना कहते ही करण गुस्से में चीखा, मधु, क्या बकवास है ये? मधु ने रोते हुए उसे पकड़ा और बोली, प्लीज करण, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए,
प्लीज। इतना कहकर वो रोने लगी। अच्छा ठीक है, सुनूंगा मैं तुम्हारी बात, पर पहले रोना बंद करो, करण उसके आंसू पोंछकर बोला। पर मधु का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। करण ने उसके चेहरे को बहुत प्यार से छुआ और बोला, बोलो, क्या कहना चाहती हो? आज मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा, बोलो। मधु रोते हुए बोली, करण वो आदमी जिसे आप ढूंढ रहे थे, मैंने आज उसे देखा। मैं जानता हूँ मधु, तुमने उसे मॉल में देखा था और इसी वजह से तुम्हारी ये हालत है। नहीं करण, मैंने उसे सिर्फ मॉल में नहीं बल्कि हमारे ऑफिस में भी देखा है। मधु के इतना कहते ही करण उसे हैरानी से देखने लगा। तो वो फिर से बोली, करण मैंने उसे यहाँ हमारे घर में भी देखा। घर में? करण ने हैरानी से पूछा। तो मधु ने रोते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। करण ने उसकी दोनों बाहें पकड़कर गुस्से में पूछा, वो हमारे घर में है? कौन है वो मधु? बोलो मधु, कौन है वो? मधु कुछ नहीं बोल पाई। तो करण ने फिर से पूछा, बोलो मधु, कौन है वो? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ, बोलो मधु, बोलो। करण वो। मधु ने अपनी लड़खड़ाती जुबां से इतना कहा ही था कि तभी करण ने उसके दोनों कंधों को कसकर पकड़ लिया और उसे अपने करीब लाकर गुस्से में पूछा, मधु कौन है वो? ऋषभ। मधु ने अपने कांपते हुए होंठों से ऋषभ का नाम लिया। करण ने उसके कंधों से अपना हाथ हटा लिया और उसे हैरानी से देखने लगा। मधु रोते हुए बोली, आपका बड़ा भाई ऋषभ खुराना। ऋषभ का नाम सुनते ही करण उठकर खड़ा हो गया। मधु भी बेड से उठी और उसके पास आकर बोली, मैं जानती हूँ करण कि मेरी बात पर यकीन करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, पर मैं सच कह रही हूँ। उस रात मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो ऋषभ और उसके दोस्तों ने ही किया था। उस रोज शिमला में भी ऋषभ और उसके दोस्तों ने ही मुझे किडनैप किया था और उस रात होटल रेडिशन में भी मैंने उसे ही देखा था। मैं सच कह रही हूँ करण। करण सोच में पड़ गया पर कुछ बोल नहीं पाया। मधु उसके चेहरे को छूकर बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ करण, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। करण का चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था। उसने मधु के हाथ अपने गाल से हटाए और बोला, मधु मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अगर ऋषभ ने ये सब किया है तो उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उसने जो किया है वो गुनाह है और मैं उसके इस गुनाह के लिए उसे कभी माफ नहीं करूंगा। चलो मेरे साथ। करण ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे ले जाने लगा, पर तभी मधु ने उसे रोका। रुकिए करण। करण के कदम रुक गए। मधु ने हिम्मत जुटाए और करण की आंखों में देखकर बोली, करण मैंने अभी आपको उस रात का आधा सच बताया है, अभी आधा सच और बाकी है। कुछ भी करने से पहले एक बार पूरा सच जान लीजिए। करण उसे एकटक देखने लगा। मधु ने हिम्मत जुटाए और फिर से बोली, करण उस रात जिस लड़की ने मुझे बचाया था उसका नाम नंदिनी था और ये वही नंदिनी है जिसकी बारात लेकर आप उस रात दरवाजे पर खड़े थे। करण एकटक उसे देखने लगा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मधु रोते हुए फिर से बोली, करण जिस लड़की ने मुझे ऋषभ से बचाया था वो आपकी नंदिनी थी और उस रात नंदिनी की शादी आपसे ही होने वाली थी। मधु तुम ये सब। करण ने इतना कहा ही था कि मधु उसे टोकते हुए बोली, मैं सच कह रही हूँ। उस रात जब ऋषभ ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी तब आप ही बारात लिए दरवाजे पर खड़े थे। आपकी नंदिनी ने ही मुझे उन हैवानों से बचाया था। करण फिर से उसे एकटक देखने लगा तो मधु फिर से बोली, करण नंदिनी आपसे बहुत प्यार करती थी और वो आपको छोड़कर कभी जा ही नहीं सकती थी। मैंने खुद उसकी आंखों में आपके लिए प्यार देखा था। मैं नहीं जानती कि उस रात नंदिनी के साथ क्या हुआ, पर मेरा दिल कहता है कि शायद उस रात ऋषभ और उसके दोस्तों ने उसे मेरी मदद करने की कोई बहुत बड़ी सजा दी है। तुम ये कहना चाहती हो कि उस रात ऋषभ और उसके दोस्तों ने नंदिनी के साथ कुछ गलत किया है? करण ने परेशान होकर पूछा। मधु ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया। करण के पैरों तले जैसे जमीन ही नहीं रही। वो खुद को संभाल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो लड़खड़ाने लगा, पर मधु उसे संभालते हुए बोली, आई एम सॉरी करण, शायद मेरी वजह से आपकी नंदिनी आपसे दूर हो गई। करण ने आंसू भरी नजरों से उसकी ओर देखा तो वो फिर से बोली, करण नंदिनी को लेकर आपके मन में जरूर कोई गलतफहमी है, इसलिए ऋषभ ने मेरे साथ जो किया उसकी सजा उसे देने से पहले हमें उससे सच जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक वही है जो आपको नंदिनी के शादी के मंडप से अचानक से चले जाने की असली वजह बता सकता है। वजह तो तुम खुद ही बता चुकी हो मधु। तुम्हारी वजह से मुझसे मेरी नंदिनी दूर हो गई। आज तक मैं नंदिनी को गलत समझता रहा, पर शायद उस बेचारी ने तो कुछ किया ही नहीं। मुझसे मेरी खुशियां तो तुमने छीनी है मधु।
करण के इतना कहते ही मधु का रोना बंद हो गया और वो एकटक उसे देखने लगी। करण ने गुस्से में उसके दोनों कंधे पकड़े और बोला, मधु जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो बहुत कुछ किया है मैंने तुम्हारे लिए, पर मुझे नहीं पता था कि मैं उस लड़की को खुशियां दे रहा हूँ जिसने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, मेरी नंदिनी छीन ली। मधु, ऋषभ के किए की सजा तो मैं उसे देकर रहूंगा। मेरी नंदिनी के साथ उस रात क्या हुआ ये भी मैं पता लगा कर रहूंगा, पर अगर तुम्हारी वजह से उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा तो मैं ऋषभ की तरह तुम्हें भी कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। मधु एकटक उसे देखने लगी तो करण रोते हुए बोला, मैंने तुमसे प्यार किया है मधु, और तुमने मुझसे मेरा ही प्यार छीन लिया। अगर तुम नंदिनी से नहीं मिली होती तो वो तुम्हें हमारी शादी में कभी नहीं बुलाती, और अगर तुम शादी में नहीं आती तो आज मेरी नंदिनी मेरे साथ होती। तुम्हारी वजह से मैंने 3 साल तक नंदिनी से नफरत की, उसे कोसा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पर मेरी एक बात सुन लो मधु, अगर उस रात मेरी नंदिनी मुझसे तुम्हारी वजह से दूर हुई होगी तो तुम भी मेरी जिंदगी में नहीं रहोगी। प्लीज करण ऐसा मत कहिए, मैंने कुछ नहीं किया। मधु रोते हुए उसके सीने से लग गई, पर करण ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा मधु, कभी नहीं। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है तो अब तुम्हें भी तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, समझी तुम। इतना कहकर वो गुस्से में चला गया। मधु बहुत जोर से चीखी। करण। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।